तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद भूमिका। और अब आप लोग जानते हो टाइम बहुत कम बचा है, थोड़ा सा इस बार मेहनत कर लो, थोड़ा सा जुट जाओ। मुझे लगता है कि पहले का एक टाइम था जब आप लोगों को बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती थी और इतनी सारी बुक्स पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि हर कोई इतनी बुक परचेज नहीं कर सकता था। अभी आप लोगों के पास भगवान की कृपा से इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज हैं कि यूट्यूब पर इतने सारे टीचर्स अवेलेबल हैं कि जितनी चाहे उतनी वीडियो देखो। एक का नहीं समझ आ रहा, वही टॉपिक दूसरे से पढ़ लो, तीसरे से पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। अभी जरूरी है कि आप पढ़ लो, कैसे भी टाइम निकालो। और इतना और एक बेस्ट ऑप्शन मैं बोलूंगी यूट्यूब ने प्रोवाइड कर रखा है कि कोई टीचर धीरे बोलता है तो तुम उसको फास्ट फॉरवर्ड लगा दो, उसकी स्पीड बढ़ा दो 1.25 1.5 स्पीड बढ़ा के आप उसे सुन सकते हो। तो आधे घंटे की वीडियो आप 15 या 20 मिनट्स में कवर कर सकते हो। इतना तो आप अपने खुद के लिए कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये करना ही करना है और इस बार ये एग्जाम निकालना ही है। एनी हाउ जुट जाओ बिल्कुल अच्छे से। पहले तो ना के चांसेस बिल्कुल मत लो कि नहीं होगा, अगली बार देखेंगे। फिलहाल तो पॉजिटिव अफर्मेशन पर चलो कि हमें ये एग्जाम निकालना है और हम निकाल के ही दम लेंगे, ठीक है। चलो, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आइसोमर्स के बारे में बात किया था और आइसोमर्स हम लोगों ने बात किया था कि दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के बारे में हम लोग बात कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज हम लोग स्टीरियो की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये देखो, हमने स्टीरियो में बात किया था कि स्टीरियो दो टाइप के होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल और एक होता है हमारा कंफर्मेशनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशनल के साथ साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसका डेफिनेशन पढ़ो कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं। Configurational isomerism is a type of stereoisomerism that describes stereoisomers that are stable enough to be separated। देखो क्या होता है, हम लोगों ने बात किया था कि स्ट्रक्चरल, पोजिशनल, फंक्शनल, ये सारे जो आइसोमर्स हैं इनको तो हम पहचान सकते हैं इनके टेस्ट के थ्रू। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, जिनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन जब हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करके ला रहे हैं किसी सोल्यूशन से, तो हम ये नोटिस कर रहे हैं कि हमको दो टाइप के जो है वो सोल्यूशन में मिल जाते हैं। कुछ तो होते हैं जो डिफरेंट ज्योमेट्री रखते हैं, कुछ डिफरेंट ज्योमेट्री रख रहे हैं। तो इस तरीके से जो दोनों कंपाउंड सेपरेट हो रहे हैं उनको हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में कंसीडर करते हैं। बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, जहां पर आपको ओरिएंटेशन उसका इमेजिन करके चलना है कि हो सकता है ये राइट साइड मूव किया, हो सकता है लेफ्ट साइड मूव किया, हो सकता है इसके साथ से इसमें आ गया, सेम साइड आ गया, हो सकता है ऑपोजिट साइड आ गया। तो बेसिकली ये जो आप इमेजिन करके चलोगे स्टीरियो केमिस्ट्री में और यहाँ इमेजिन करके चलोगे और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम उसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, that stereoisomers that have same structure, ठीक है, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा, बट द अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स इन स्पेस इज डिफरेंट। जहां इन एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा उनको हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स बोलेंगे। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं इनको हमने यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर्स दो टाइप के उसमें रखा था। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ कि अगर मैं आपको कोई एक ऐसा कंपाउंड दे रही हूँ जो एक सिंगल थ्रेड से या एक बॉन्ड से अटैच्ड है, आपको बोला जाए कि इसको थोड़ा ट्विस्ट करके देखो। तो जब आप किसी सिंगल थ्रेड को लेकर ट्विस्ट करते हो तो आपके लिए वो रोटेशन करना इजी है। लेकिन अगर इसी की जगह आपको दो थ्रेड एक से दे दिए जाएं और इनको बोला जाए कि अब आप ट्विस्ट करो, तो अब क्या होगा, जब आप इन दो चीजों को लेकर ट्विस्ट करोगे तो ये आपस में उलझना शुरू कर देंगे। तो इस टाइप के रोटेशन को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो पहली चीज है कि याद रखना ये बात कि जो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये उन कंपाउंड्स में होता है जिनमें आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ कि ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले कंपाउंड किस टाइप के होते हैं। मैं ना यहाँ पर सीधे सीधे आपको एग्जांपल देते हुए एक एक चीज क्लियर करके चलूंगी। समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलो, यहाँ पर हम लोग एक बात करते हैं। मैंने सपोज यहाँ लिया CH2Cl2, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो C2H2Cl2 ले लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसे राइट सही करूंगा। C2H2Cl2, ठीक है। इसको जरा स्ट्रक्चर बना के देखें। अब यहाँ C2H2Cl2 में दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो आप हाइड्रोजन यहाँ लगा दो और Cl यहाँ लगा दो, ठीक है। या ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन को आप यहाँ लगा दो और क्लोरीन क्लोरीन यहाँ लगा दो, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप इनके हाइड्रोजन को ऑपोजिट साइड लगा दो और क्लोरीन को ऑपोजिट साइड लगा दो, ठीक है। मैक्सिमम जो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर समझा वो इतना समझा कि इनके इनमें से कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं।
अब आ जाओ यहाँ पर। आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में कभी भी नहीं मिलती जिसके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं या एटम्स हैं वो एक कार्बन पर सेम हो। ठीक है, तो जहां पर फंक्शनल ग्रुप या कोई भी एटम आपका सेम हो जाएगा वहां आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा। अब दूसरे पर आ जाओ। यहाँ पर आपका एक एच इधर है, एक एच इधर है, एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है, तो दोनों जो है वो सेम साइड आ रहे हैं। तो जब ये दोनों सेम साइड आते हैं इनको आप क्या बोल देते हो यहाँ से सिस। और जब ये ऑपोजिट साइड चले जाते हैं तो आप इनको क्या बोल देते हो, ट्रांस। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हो गई कि सिस और ट्रांस जो आपके आइसोमेरिज्म शो करेगा वो आपके ज्योमेट्रिकल में कंसीडर किया जाएगा। ज्योमेट्री में आपके अंतर आ गया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के बाद अगर मैं इसी का आपका दूसरा एग्जाम्पल आपसे बोलूं कि मुझे ब्यूटूइन में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओगे कि ब्यूटूइन का स्ट्रक्चर होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, यही हो गया आपका ब्यूटूइन। अब आपको इन चारों कार्बन में से किससे मतलब है, जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिर्फ उसी कार्बन को देखना है आपको, सिर्फ इन दो कार्बन से आपको मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों कार्बन को इस तरीके से बना दो। और आप जानते हो कि कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड्स। ठीक है, तो आपने इस तरीके से उनको अरेंजमेंट कर दिया। अब इन कार्बन पे क्या क्या जुड़ा है इसको ओपन करके लिख दो। तो एक तो आपका जुड़ा हुआ है H, एक आपका जुड़ा हुआ है CH3, सेम यहाँ पर जुड़ा हुआ है एक H एक CH3। तो जब ये फंक्शनल ग्रुप आपके सेम साइड आ जाएंगे तो आप इसको क्या नाम दोगे, सिस। और जब यही फंक्शनल ग्रुप आपके ऑपोजिट साइड आ जाएंगे कि आपका एक H यहाँ है एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ आ गया और ये आ गया आपका यहाँ पर H, तो इसको आप क्या नाम दे देते हैं यहाँ से, ट्रांस। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम लोग यहाँ पर आज सिस ट्रांस भी पढ़ेंगे, इजेड भी पढ़ेंगे, सिन एंटी भी पढ़ेंगे, ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, तो पूरा ध्यान से पढ़ते चलो एक एक चीज। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको ये तो आता है, आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अक्सर हम लोग इन्हीं जो आने वाली चीजें हैं ना उन्हीं में गड़बड़ियां कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा सिस और ट्रांस। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दो कि अगर मैं इसको यहाँ पर ये जो सिस वाला जो कंपाउंड है इसमें अगर मैं यहाँ मिरर लगा दूं, ठीक है, तो क्या ये हमारा ये कंपाउंड बनेगा। अगर हम इसका मिरर लगा के देखना चाहें तो क्या ये कंपाउंड हमारा मिरर बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हम इसको इरेज कर देते हैं। अब फिफ्थ वाले कंपाउंड का तो हमारा मिरर इमेज नहीं बना, लेकिन अगर मैं यहीं से देखना चाहूं, हम ट्रांस का मिरर लगाना चाहें तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा। देखो मिरर में क्या होता है, जब भी हम कोई चीज देखते हैं ना तो वो हमें हमेशा उल्टी दिखाई देती है, हमारा एक ऑपोजिट हमको विजन दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका मिरर इमेज देखना चाहूँ तो अगर ये मेरा हाथ है तो मुझे ये कुछ इस तरीके से इस तरीके से दिखाई देगा ना ऑपोजिट। अगर मैंने ये ऐसे रखा हुआ है तो ये ऑपोजिट इस तरीके से दिखाई देगा। तो बस यही हमको करना है। तो अगर मैं इसका मिरर यहाँ बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, ये जो एच और CH3 था ये पलट के इधर आ गया। ठीक है, अब जब ये मॉलिक्यूल पलटा है तो यहाँ तो आपका आ जाएगा ये CH3, इधर आ जाएगा ये H, और जो ये जो घुमा था ना ये इधर का इधर ही रह जाता है। मिरर इमेज बनाना बहुत आसान है, बस ये वाले इधर रखो सेम और दूसरा वाला उलट के उधर पहुंचा दो। तो जब दो मॉलिक्यूल जिनका हम मिरर इमेज बना देते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, एनेंशियोमर्स। ये हमारे हो गए यहाँ पर क्या, एनेंशियोमर्स। अब ये क्या, मैं अगर बात करूं तो ये आपका सिस है या ट्रांस है, ये भी आपका ट्रांस है। और ज्योमेट्रिकल के केस में हमने क्या पढ़ा था कि दो टाइप के हमको मॉलिक्यूल मिलते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। तो जब आपको एक सिस और एक ट्रांस मिलता है, यहीं पर हम अगर ड्रॉ कर दें कि ये हमारा CH3 हो गया, ये हमारा आ गया H और ये हो गया हमारा सिस, तो ये आपस में मिरर इमेज नहीं है। और जब ये आपस में मिरर इमेज नहीं है तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो दो चीजें आपको याद रखनी है कि आपके जो एनेंशियोमर्स थे वो क्या थे, जहां पर आपका मिरर इमेज मिलेगी, और जिसमें मिरर इमेज नहीं मिलेगी वो आपके डायस्टीरियोमर्स से। और आपका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसमें आपको डायस्टीरियोमर्स ही मिलते हैं। तो दो चीजें आपको बात पता चल गई, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, दूसरा आपके डायस्टीरियोमर्स मिलते हैं, तीसरा आप बोल सकते हैं कि इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होती है। ठीक है, अब इसी के नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेते हुए बात करते हैं कि अगर मैंने आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दे दिया, सबसे पहले तो इसका नाम देने की कोशिश करना। यहाँ पर ये रहा एक आपका COOH ग्रुप, एक आ गया H यहाँ पर, ये आ गया एक और COOH और ये आ गया H। ठीक है,
अब देखो अगर इसका IUPAC नेम हम देना चाहें तो 1, 2, 3 और 4, 4 कार्बन से आप क्या बोलते हो, ब्यूट। अब यहाँ पर क्योंकि एन इन आइन में से आपको डिफाइन करना है, डबल बॉन्ड आ रहा है तो आपने बोला इन, ब्यूट। अब कौन से नंबर पे इन है, 2 इन, यहाँ लिखते जाते हैं ना सीधे सीधे, तो ये हमारा यहाँ से ब्यूट 2 इन। अब यहाँ पर 1 और 4 दोनों पर आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपने इसको क्या नाम दिया, डाइओइक एसिड। ठीक है, दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड थे और उसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो ब्यूट 2 इन 1 4 डाइओइक एसिड। ठीक है, अब इसके अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो इसका नाम होता है मैलिक एसिड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि मैलिक एसिड का दूसरा आइसोमर का नाम क्या है, या फिर ये मैलिक और फ्यूमेरिक में कौन सा टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, या आपसे स्ट्रक्चर मांग लेगा कि मैलिक एसिड का इनमें से कौन सा आइसोमर है, जरा इनमें से आइडेंटिफाई करो स्ट्रक्चर। तो आपको एक चीज याद रखना है कि दो COOH ग्रुप जब सेम साइड होंगे तो वो आपका सिस आइसोमर होगा और वो मैलिक एसिड होगा। और जब यही COOH आपके इस तरीके से अरेंज हो जाए कि ऑपोजिट साइड आ जाए तो इसको हम बोल देते हैं यहाँ से फ्यूमेरिक एसिड। तो फ्यूमेरिक एसिड जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, ये ट्रांसफॉर्म है। ये थोड़ा सा राइटिंग को आज माफ करना, वैसे तो हर दिन गंदा आता है, अभी थोड़ा ज्यादा गंदा आ रहा है, थोड़ा हाथ में चोट लगा हुआ है। तो आपका फ्यूमेरिक एसिड हो जाएगा ट्रांस, और आपका जो मैलिक एसिड है वो हो जाएगा यहाँ पर आपका सिस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको स्ट्रक्चर दे रखे हैं, सबसे पहले आपको दे रखा है हेक्स 2 इन। एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन मुझे आप ही करके दिखाना, मुझे ऐसा लगता है बहुत इजी क्वेश्चन है। बस स्ट्रक्चर बनाते जाओगे, अगर चाहो तो चलो मैं पहला करा के दिखा देती हूँ। सबसे पहले उसने बोला हेक्स, तो हेक्स का मतलब आपको कुछ नहीं करना, पहले 6 कार्बन बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन बन गए। उसने बोला है 2 इन, तो एक जगह आप डबल बॉन्ड लगा दो। अब डबल बॉन्ड लगाने के साथ साथ ही इसको ओपन कर दो। ठीक है, ये आपने किया इस तरीके से ओपन, तो यहाँ पर आ गए होंगे आपके 2H, और इस कार्बन पे जो ये है, ये एक तो आपका आया होगा हाइड्रोजन, और बची हुई आई होगी आपकी यहाँ से कार्बन चेन, मतलब CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, अब इसमें आपको बताना था कि क्या ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या पढ़ी है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, तो यस यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डबल बॉन्ड आ रहा है। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी है कि वहां पर जो लगने वाले ग्रुप हैं वो किसी एक कार्बन पर सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पहले वाले कार्बन पर देखें, इसमें एक हाइड्रोजन एक लंबी चेन बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन दूसरे वाले कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बस यही चीज आपको देखनी है। अगर चारों सेम हो तो एक उसका सिर्फ और एक उसका ट्रांस बना के दिखा देना। फिलहाल इसने आपसे नहीं मांगा कितने आइसोमर बनाएगा, उसने तो यस और नो में आंसर मांगा है, तो आपको यस और नो बताना है। ठीक है, एक ये दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड आपको निकालने आते होंगे, इसका आंसर और मुझे देना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटेशन, EZ नोटेशन। मुझे लगता है स्विच ट्रांस तो मैक्सिमम आपसे पूछे जाते हैं क्लास 12 के बेसिस पर। जो आपका जी में पूछा जाता है वो है आपका EZ और सिन और एंटी, इन पर आप खास ध्यान देके चलना। अब आ जाते हैं ई और जेड। देखो यहाँ से जो ई है इसका मतलब है ऑपोजिट, और जो जेड है इसका मतलब है सेम। ठीक है, अब ये जो ऑपोजिट और सेम है, नाम याद करना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा अलग ही लैंग्वेज के बेसिस पर ये नाम दिए गए हैं ई और जेड। बस ये याद रखना कि जहां पीछे ई आ जाए वो आपका ई वाला है। ठीक है, और जो जेड है वो आपका हो गया यहाँ से सेम। ठीक है, इसका सेम का ई मत देखना, चलो ऑपोजिट का ई देख लेना, थोड़ा सा कुछ मतलब अपने अकॉर्डिंग आप कुछ आइडेंटिफिकेशन बनाओ और पहचानने की कोशिश करो। चलो अब यहाँ से आते हैं हम लोग, कि आपका ई और जेड नोटेशंस किस में देखे जाते हैं, ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें हमें ये ई और जेड टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने की जरूरत पड़ी। देखो हमने एक बात किया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जिनमें होगा वो शो करेंगे, और जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें से दो अगर कहीं हमें सेम साइड बन जाएंगे तो सिर्फ, और ऑपोजिट मिल जाएंगे तो ट्रांस। लेकिन अगर हमें ये दे दिया तो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब अब कैसे करेंगे, अब देखो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि यहाँ पर बस ये पहचान करना कि जो आपका एटॉमिक नंबर जिसका कम है वो आपका लो हो गया, और जो इसका ज्यादा है वो हाई हो गया। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में ये आपका लो हो गया और ये आपका क्या हो गया यहाँ से हाई। अब ब्रोमीन और आयोडीन में देखो, आयोडीन जो है ये आपका है यहाँ से हाई और ब्रोमीन है आपका लो।
तो सेम साइड आ रहा है लो और सेम साइड आ रहा है हाई, तो सेम साइड होने पर आप इसको क्या नाम दे दोगे, Z। अगर यहीं पर इसका दूसरा ऑपोजिट बनाना होता तब क्या करते कि C डबल बॉन्ड C, और यहीं पर अब इसको कैसे करते, एक को तो यहीं की यहीं पकड़ के रख दो फ्लोरीन फ्लोरीन, दूसरे को आप उल्टा कर दो आयोडीन और ब्रोमीन, तो बस ये हमारा यहाँ से क्या हो जाता, ई नोटेशन। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर आपका एटॉमिक नंबर से आपको देखना है, जिसका कम है वो आपका लो कंसीडर कर लो, जिसका ज्यादा है वो हाई कंसीडर कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इसी के एग्जाम्पल पर बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम लोग ले लेते हैं यहाँ से 2, कि अगर आपको कोई फंक्शनल ग्रुप ना देकर कार्बन की ही चेन में डिफरेंस दिया होता, यहाँ दे दिया CH3, यहाँ दे दिया H, अब सेम है यहाँ दे दिया CH3, यहाँ दे दिया H, फिर से आप वही करोगे, जो पहला पहला एटम है उसका एटॉमिक नंबर देखना कि पहला पहला एटॉमिक नंबर में किसका ज्यादा आ रहा है। ठीक है, चलो अब एक साइड देखो, एक साइड आपका यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, और ये जो CH3 है ये किस तरीके से जुड़ा होगा, इसको थोड़ा इरेज करके लिखती हूँ मैं। ये CH3 इस तरीके से जुड़ा होता है ना, CH3 तो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना पहला एटम, तो कार्बन और हाइड्रोजन में किसका ज्यादा एटॉमिक नंबर, कार्बन का, तो वही हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। ये हाई ये लो, सेम साइड आ रहे हैं हाई और लो, सेम साइड को हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ से, Z। इसी का ऑपोजिट आप क्या बना के दिखा दोगे, E। तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलो अब ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट और बना के देखती हूँ कि अगर ये इस तरीके से हमको दिया होता कि एक साइड हमको यहाँ से दे दिया CH3, एक साइड आपको यहाँ से चलो H दे दिया, OH दे दिया, और एक साइड हम लोग फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, हेलोजन हमने लगा दिया, हेलोजन लगाया फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो हमने क्लोरीन यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर कैसे आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा यहाँ पर E होगा कौन सा Z होगा। ठीक है, फिर से आ जाओ नेक्स्ट पे। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला हमारा यहाँ पर क्या है, कार्बन, एक पहला हमारा है यहाँ से कार्बन, और इस साइड हमारा क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। कार्बन और क्लोरीन में कौन सा आपका हाई प्रायोरिटी ग्रुप हो गया, क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका कम है, तो ये लो में आ गया। अब यहाँ आ जाओ, हाइड्रोजन आपका आ जाएगा लो कैटेगरी और ऑक्सीजन आपका क्या आ गया, हाई, तो ये भी आपका सेम साइड आ गया, तो सेम साइड में आपका हो गया यहाँ पर Z। इसी का ऑपोजिट अगर आप बना देते कि यहाँ पर OH और H की पोजीशन चेंज कर देते, तो वही आपका ऑपोजिट क्या बन जाता है यहाँ से, E। अब थोड़ा सा और इसको डिफिकल्ट करके चलते हैं कि अगर आपकी कंडीशन और कुछ दी होती, अगर ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स ना देकर ये आपको यहाँ पर डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स देता, फॉर एग्जाम्पल ये आपको इस तरीके से दे देता कि यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ आपका जुड़ गया सपोज C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दे दिया उसने आपको CH3, इसे वैसे ही जोड़ लेते हैं ना कार्बन से ही सीधे, इजी रहेगा पहचानना। ये दे दिया उसने आपको CH3, और ये दे दिया उसने आपको CH2 CH3। ठीक है, ये ग्रुप दे दिया। अब क्या करते हैं आप पहचानने के लिए, देखो बहुत इजी है पहचानना, हमने हमेशा से पढ़ा है कि फर्स्ट वाले को इंपॉर्टेंस देनी है, अब तो फर्स्ट सबके ही कार्बन है ना, अब तो EZ पहचानना मुश्किल है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा उसका हायर प्रायोरिटी नंबर बढ़ता जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है, तो आप इसको यहाँ पर हाई प्रायोरिटी ग्रुप बोलोगे, इसको आप यहाँ लो प्रायोरिटी ग्रुप बोलोगे। ठीक है, अब इन दोनों में आ जाए कि एक आपका है CH3 एक आपका है CH2 CH3, इस CH3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती थी CH2 के साथ जुड़ा हुआ है H, तो इसके पास है एक एस और इसके पास है एक CH3, तो CH3 ज्यादा हो गया, तो ये हमारा हो गया हायर प्रायोरिटी ग्रुप और ये हमारा हो गया लोअर प्रायोरिटी ग्रुप। तो फिर से दोनों सेम साइड आए, ये सारे सेम साइड के ही बन रहे हैं मुझसे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर Z, और ऑपोजिट में आप क्या करोगे, वहीं से बना दोगे इसका ऑपोजिट वाला E। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर जो भी है, अब मुझे याद नहीं कौन सा एग्जाम्पल हो गया। अब अगर नेक्स्ट वाला मैं अब कुछ और बनाती हूँ, ये हमने आपको दे दिया CN, और ये हमने यहाँ आपको दे दिया CH2 NH2। ठीक है, ये बना दिया यहाँ पर, और यहीं पर अगर हम आपका बना दें, क्या जोड़ सकते हैं यहाँ पर भाई, यहाँ पर चलो मैं आपको यहाँ CH3 लगा देती हूँ, और यहीं पर हम लोग लगा लेते हैं एक ग्रुप, सपोज चलो यहाँ पर H ही लगा दिया और कुछ छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ इस वाले केस में आ जाए, अब किसको इंपॉर्टेंस देंगे क्या करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर H और CH3 में पहचानना तो बहुत आसान आ रहा है कि ये हमारा हायर प्रायोरिटी ग्रुप है, ये हमारा लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है। अब इसमें पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है
कि ये CH2NH2 ये भी कार्बन नाइट्रोजन है, ये भी कार्बन नाइट्रोजन है। अब देखो यहाँ पर जो Cn वाला ग्रुप है वो इस तरीके से जुड़ता जाता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, उसके बाद यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH, और उसके बाद आपका CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो वही सेम कंडीशन बनती जा रही है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो आपके कम होते जा रहे हैं, तो यहाँ ये आपका हायर प्रायोरिटी हो गया, ये आपका लोअर प्रायोरिटी हो गया, तो उस अकॉर्डिंग आप ई और जेड यहाँ डिसाइड करोगे। बस एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि जो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है वो आपका लोअर कैटेगरी में आता है, C डबल बॉन्ड, वो सेम यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि कभी ये आपको दिया हुआ हो तो इसमें हमेशा इसको प्रायोरिटी देना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो हमेशा इसको प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू C ट्रिपल बॉन्ड N की। ठीक है, नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं EZ के। हम लोगों ने देखो बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए, मुझे लगता है आप क्लियर हो गया होगा। ऑपोजिट और सेम पहचानना बहुत आसान है, बस एटॉमिक नंबर के बेसिस पर देखना। ठीक है, नेक्स्ट पर हम लोग चलते जाते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। इस पर आने से पहले कुछ चीजें और जो हमें जानना चाहिए कि ये जो हमारा कंपाउंड है, सपोज मैंने आपको ये ले दिया यहाँ पर ClH, और एक मैंने यहाँ पर ले दिया इसका ClH, ये मैंने कौन सा बना दिया यहाँ पर, सिस बना दिया। ठीक है, इसको E या Z मत बोलना कि हमारा सेम ग्रुप सेम साइड आ गया तो हमारा ही हमने यहाँ पर Z बोल दिया। जब आपके दोनों कार्बन पर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं और वहां पर सेम साइड दे रखे हैं तो हम इसे सिस बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर आ जाए अगर हम, और इसी को अगर हम ऑपोजिट साइड बना दें कि ये हमारा हो गया यहाँ पर HCl और ये हो गया हमारा Cl और H, तो इसी को हम लोग क्या नाम दे देते थे, ये है हमारा ट्रांस। अब देखो ये मैंने वापस से यहाँ क्यों बात करी है सिस और ट्रांस के केस में। अगर मैं आपसे इसका डायपोल मोमेंट पूछूं, देखो यहाँ पर ये क्लोरीन भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्लोरीन भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेट डायपोल मोमेंट किधर की तरफ चल रहा है, ऊपर की तरफ। और इस वाले में बात करें तो यहाँ इस कार्बन से ये क्लोरीन इधर अट्रैक्ट कर रहा है, इधर इसने अट्रैक्ट किया, तो जब ऑपोजिट साइड कोई चीज खिंचती है तो ऑब्वियसली उसकी पावर कम हो जाती है। तो यहाँ जो डायपोल मोमेंट था ये था हमारा मैक्सिमम, और यहाँ ये जो डायपोल मोमेंट था ये था हमारा मिनिमम। ठीक है, ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस में किसका डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होता है। एक ही बात क्लियर हो गई। दूसरे पॉइंट पर आओ, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा सिर्फ का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस, ट्रांस का हमेशा लो रह जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आपका डायपोल मोमेंट हाई है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा, उसी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम तीसरे पर बात करें मेल्टिंग पॉइंट, जो कि डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कितना ज्यादा स्टेबल है और कितना ज्यादा कंपैटिबल है ना, तो कितना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। सिर्फ के केस में बात करें तो जब दो बल्कि मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं रिपल्शन होगा कि भाई मैं ज्यादा पावरफुल कि मैं ज्यादा पावरफुल, तो ऐसे में क्या होगा, अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। तो ऐसे में जो सिस वाला है इसकी मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है लो, और जो ट्रांस है जो दोनों ऑपोजिट साइड बैठे हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन है कि किसी को किसी से लड़ाई नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ऐसे में जो ट्रांस वाला है उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है हाई। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं अपने साइक्लिक कंपाउंड्स पर जो हम लोग बात करने वाले थे। अब ये साइक्लिक कंपाउंड्स अगर आपको कोई दे दिया जाए, जैसे सपोज आपको दे दिया डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन पर आ जाते हैं हम लोग, कि अगर ये आपको एग्जाम्पल दे दिया और आपसे पूछा जाए कि क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी, या इसके कितने आइसोमर्स होंगे, या इनमें से ट्रांस कौन सा है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको बना के कैसे दिखाना है। सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन बोला है तो आप इस तरीके से साइक्लोप्रोपेन बनाओगे, और इनमें से किसी दो कार्बन पर आप ये शो करोगे कि जब ये कार्बन है, देखो इस पे क्या था, दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे साइक्लोप्रोपेन में, दोनों सब पे दो हाइड्रोजन थे। अब यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन हटा और क्या आ गया, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप। सिमिलरली यहाँ हुआ होगा। तो जब वही कंडीशन आ गई कि दो मिथाइल ग्रुप अगर आपके सेम साइड आ गए तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ से सिर्फ, और जब यही आपके ये हो जाएंगे ऑपोजिट साइड, ठीक है, कि एक CH3 आपका ऊपर है H और एक CH3 आपका आ जाए यहाँ से नीचे, तो यही कंडीशन आपकी किसकी बन जाएगी, यहाँ पर ट्रांस की। ठीक है, तो एक कंडीशन आपको देखनी है कि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है उसका ऑपोजिट और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना सेम साइड, तो सिस और ट्रांस आप बना लोगे। दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं हम लोग। अब सपोज वो आपको दूसरा एग्जाम्पल दे दे कि आप बना के दिखाओ साइक्लो पेंटेन 1,2 डाईऑल। ठीक है, अब दो OH ग्रुप उसने आपको बोल दिया, तो साइक्लोपेंटेन के नाम से सबसे पहले आप यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे साइक्लोपेंटेन का। अब 1 और 2 बोला है तो कोई भी दो कार्बन को हम पास पास का मान लेते हैं, 1 और 2। ठीक है,
डाइऑल का मतलब हमारे यहाँ पर एक H हो गया और एक क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर OH ग्रुप। देखो कितना आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आराम से करो मस्ती करते करते। तो अगर आपका वही चीज हो जाएगी कि OH ग्रुप आपका सेम साइड आ गया तो आप इसको बोल देंगे सिस। और यही अगर आप इसका ऑपोजिट कर देंगे OH ग्रुप को कि ये एक OH यहाँ आ गया, एक OH यहाँ आ गया, तो यही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांस। ठीक है, तो इनमें कंपाउंड्स में पहचानना, साइक्लिक कंपाउंड्स में पहचानना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, वही सेम फंक्शनल ग्रुप को उठा के आप ऊपर नीचे कर दो, इनमें कोई इजेड देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिस और ट्रांस आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स कंटेनिंग C डबल बॉन्ड N एंड N डबल N बॉन्ड्स। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हम एंटी और सिस देखना पहचानते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, अमाइंस में आई थिंक पढ़ा होगा आप लोगों ने, NH2OH से हम किस तरीके से रिएक्शन कराते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड की C डबल बॉन्ड O की। ठीक है, तो जब भी आपको ये कोई C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ठीक है, मैं सपोज यहाँ पर ये ले लेती हूँ, कोई एल्डिहाइड है, जैसे ये ले लिया हमने, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है, पुराने से चलते आए हैं। अब के अकॉर्डिंग आप इसको क्या नाम दोगे, इथेनॉल। ठीक है, अब इसका रिएक्शन अगर आपने हाइड्रोक्साइल अमाइन से कराया, हाइड्रोक्साइल अमाइन मतलब NH2OH, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं NH2OH। तो जब आप इससे यहाँ पर ये रिएक्शन कराएंगे तो बहुत इजी, आप लोग जानते हो कि ये जो O है ये इसका H2 लेकर चला जाएगा, और जब ये O इसका H2 ले जाएगा तो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर क्या बन जाएगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड C, और ये आपका यहाँ आ गया H डबल बॉन्ड N डॉट OH। ये जो NOH है इसको हम बोलते हैं ऑक्साइन, और क्योंकि ये एसिटल्डिहाइड का बना है तो आप इसको क्या नाम दोगे, एसिटल्डिहाइड या एसिटल ऑक्साइन। ठीक है, दोनों में से आप इसे कोई नाम दे सकते हो, एसिटल ऑक्साइन या फिर एल्डो ऑक्साइन, क्योंकि एल्डिहाइड से बना है तो एल्डो ऑक्साइन या एसिटल ऑक्साइन। अगर इसी की जगह आपको कोई एक कीटोन दे दिया होता, ठीक है, कीटोन हमने सपोज यहाँ पर दे दिया आपका वही कॉमन वाला एसिटोफेनॉन CH3 ठीक, अगर यहाँ पर एसिटोफिनॉल नहीं, एसिटोफिनॉल के लिए तो आपको यहाँ C6H5 लेना पड़ेगा, तो ये मैं सेकेंड एसिटोफिनॉल ही बना दूं, एसिटोफिनॉल मुंह से निकला है वरना तो प्रोपेनॉन बन गया था। तो एसिटोफिनॉल अगर आपको यहाँ दे दिया जाए और वापस से आपका वही रिएक्शन कराया जाए NH2OH के साथ, सेम रिएक्शन करोगे वही, ठीक है, H2O का रिमूवल करोगे और क्या बनेगा हमारा यहाँ पर C6H5CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड एंड OH, फिर से वही ऑक्साइड बन गया, वही कॉमन चीज, या तो आप इसे बोलो कीटो ऑक्साइड, या आपने इसे एसिटोफिनॉन से बनाया तो आप इसे एसिटोफिनोन ऑक्साइड भी बोल सकते हो। अब मेन कंसेप्ट पर आते हैं कि इनमें हम कैसे पहचानते हैं कि सिस और ट्रांस कौन सा होगा। तो लेट मी इरेज, ओके। अब देखो ये वाले जो कंपाउंड्स है ना, इनमें दो तरीके से पहचाना जाता है, तो पहले मैं आपको बताती हूँ एल्डो ऑक्साइड में आप कैसे पहचानते हो। उससे पहले आप एक चीज यहाँ पर मैं बताऊं कि हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं यहाँ पर सिन की और एंटी की। तो सिन इज लाइक सिस और ये एंटी इज लाइक ट्रांस। ठीक है, नाम ही बता रहा है, कोई ऐसा खास बात नहीं है, एंटी मतलब उल्टा तो ट्रांस हो गया, और सिन मतलब सेम जैसे सिस। ठीक है, अब एल्डो ऑक्साइड पर आए, तो कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग ले लेते हैं, सपोज हमने ये C डबल बॉन्ड N और ये आपका यहाँ पर आ गया एक OH ग्रुप, और क्योंकि हमने एसिटल्डिहाइड की बात की थी तो इसी पर ले लेते हैं CH3 और ये आ गया आपका H। अब देखो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, जब कॉन्फ़िगरेशन करते हो 2 और 5, 3 से ये बॉन्डिंग कर लिया यहाँ पर 1 2 और 3, तो बचा हुआ यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अगर आपको एग्जाम में ये कुछ ना दे यहाँ पे तो अपने आप बना लेना कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको कैसे देखोगे, इसको देखोगे आप H से और OH से। ठीक है, मैं इसका दो तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ स्ट्रक्चर। एक मैंने आपका यहाँ पर बना दिया CH3H, और एक मैंने यहाँ पर इसका बना दिया OH, और ये बन गया यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जब आपका H और OH सेम साइड होगा तो ये आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, सिन, और जब ये H और OH आपका डिफरेंट साइड चला गया तो इसी को आप यहाँ से क्या बोलोगे, एंटी। कितना इजी है पहचानना, कुछ डिफिकल्ट है क्या। अगर आपको एल्डो ऑक्साइड दिए हैं तो बस H और OH पे फोकस करो, डिफरेंट साइड हो गए एंटी हो गया, सेम साइड हो गए तो सिन हो गया। अब यहीं पर अगर आपको कीटो ऑक्साइड का केस दिया होता तब कैसे करते, उस पर आ जाओ। ठीक है, कीटो ऑक्साइड के केस में तो H होता ही नहीं है ना, कार्बन पर तो सीधे कोई ना कोई कार्बन का मॉलिक्यूल जुड़ा होगा, क्योंकि हम लोग लेके चले थे एसिटोफिनॉन, तो उसी पर आ जाते हैं हम लोग। हम दूसरा हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं कीटो
तो वो नहीं, एक ही वो बहुत है भाई, कीटो ऑक्साइम के बारे में। तो इस कीटो ऑक्साइम में हम लोगों ने ये वाला स्ट्रक्चर इस तरीके से बात किया था। एक OH आ गया यहाँ पर, ये हो गया इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर। इधर साइड हमारा था C6H5 और ये चल रहा था हमारा यहाँ पर CH3। अब देखो, इतना नाम देना इजी है ना कि बड़े आराम से करोगे तुम, कुछ नहीं करना। बस ये देखो कि ये जो OH है ये आपका किसकी तरफ जा रहा है। ये OH जा रहा है आपका इस C6H5 यानी कि फिनाइल की तरफ। तो जिसकी तरफ जा रहा है ना उसी का नाम सिन लिख देना बस। तो ये आपका यहाँ पर नाम क्या आ गया, सिन। और ये C6H5 की तरफ था तो हमने लिख दिया इथाइल। ठीक है। अब जब एक चीज सिन है मतलब एक चीज सेम साइड है तो दूसरी चीज डेफिनेटली उल्टी होगी। तो इसको दोबारा से उल्टा या एंटी लिखने की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ आप क्या लिखोगे, सिन इथाइल मिथाइल, और यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कीटो ऑक्साइम। ठीक है, नाम देना इजी था, सिन इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइम। मतलब आपको क्या करना है, इसका नाम बस ये देखना है कि किसकी तरफ OH जा रहा है, वो आपका सिन हो गया और उसकी तरफ से नाम लिख देना है। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती थी कि यहाँ पर मिथाइल के तो ऑपोजिट है ना ये OH, तो बस एंटी, ये इससे नहीं, इससे कंपेयर हो रहा है OH से, तो एंटी मिथाइल, और दूसरे का नाम हमने लिखा यहाँ पर इथाइल, और ये हमारा यहाँ से क्या हो गया, कीटो ऑक्साइम। ऐसे लिख सकते थे ना। अब देखो अगर यही मैंने इस तरीके से लिखा होता कि ये आपका आ गया C6H5 यहाँ, CH3, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और इस बार यहाँ होता इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ होता OH। अब इसका किस तरीके से नेमिंग करते, अब बिल्कुल वही पहले वाले की तरह हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर CH3 के साथ OH आ रहा है। ठीक है, ये CH3 और ये OH, तो बस इसका नाम आप यहाँ क्या लिखते हैं, सिन मिथाइल, और ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ से, इथाइल कीटो ऑक्साइम, और दूसरा आप इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर देते हैं, एंटी फिनाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइम। कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। C और N का केस बहुत इजी है। HOH देखो, CH3 और OH या C6H5 OH जो भी फंक्शनल ग्रुप देखा उसके साथ की पोजीशन देखो और नाम दे दो, हो गया डन। नेक्स्ट पर चलते हैं, N डबल बॉन्ड N वाला दिया होगा तब कैसे करोगे, ये पहचानना मुझे लगता है उससे भी ज्यादा इजी है। फिलहाल आप मुझे ये सोच के बताओ कि N डबल और N को आप बोलते क्या हो। पहले जब नाम दिए जाते थे ना तो पहले साइंटिस्ट के पास IUPAC वाला वो नहीं था ना, आइडिया, जब किसी ने बनाया नहीं था इस तरीके से, तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग बोलते थे। तो सल्फर को बोला जाता था थायो, और नाइट्रोजन को बोला जाता था अजो। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अजो बेंजीन का। कौन सी नाइट्रोजन को बोलते थे, ये जो दो नाइट्रोजन आपस में लिंक करती हैं इसको हम एजो बोलते थे। ठीक है, तो एक हमारा इस तरीके का कंपाउंड बनता था कि जहां पर आ गया आपका बेंजीन, एन डबल बॉन्ड एन, और इसको हमने यहाँ बना दिया एक और बेंजीन, तो इसको बोला जाता था एजो बेंजीन। अब इस एजो बेंजीन में अगर आपसे पहचानने को बोले तो मैं यहाँ C6H5 भी बना देती हूँ। ठीक है, बार बार बेंजीन ना बना के, और यहाँ कुछ नहीं है तो ये आ गया यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर से एक यहाँ पर इस तरीके से N C6H5 और इलेक्ट्रॉन पेयर। मैं आपसे पूछूं, बताओ ये सिन लग रहा है देखने में, एंटी लग रहा है, बताओ है कि नहीं, पहचानना इजी, कितना इजी है, सेम साइड आ गया तो आप बता दो बस, ये हमारा हो गया यहाँ पर सिन। और यहीं पर अगर हमने उल्टा कर दिया होता कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है, एक हमारा जो भी फंक्शनल ग्रुप या कार्बन कंपाउंड है वो यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये हमारा यहाँ से क्या हो जाता, एंटी। पहचानना इजी था, सिन और एंटी, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं। तो आपने CN और NN जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो कवर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, हाउ मेनी सिन एंड एंटी ऑक्साइम्स आर पॉसिबल फॉर दीज कंपाउंड्स। एक उसने दिया है HCHO, एक उसने दिया है ब्यूटेन 2 ऑन। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में HCHO को जरा हम ओपन करें, ये, ठीक है, H और H ये बना दिया उसने हमें, प्लस हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ऑक्साइम बनाने के लिए NH2OH को। तो इसको भी मैं थोड़ा ओपन करके लिख दूं यहाँ पर, H2NHOH। तो यहाँ पर वही सेम प्रोसीजर होगा, पहले तो कॉमन वाला प्रोसीजर की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा हमारा NOH। अब एक चीज आपको याद रखो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट ही है EZ और सिन और एंटी। तो उन सबके जब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन थी वो सारी इसमें चलेंगी, क्या, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, जैसे C डबल बॉन्ड C में था वैसे C डबल बॉन्ड O में है वैसे C डबल बॉन्ड N में होगा, सब में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चल रहा है। दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि सेम साइड एक ही कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, या कोई भी एटम है आपका सेम नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन आपके सेम नहीं आ रहे हैं दोनों एक तरफ, तो क्या ये आपका यहाँ पर ऑक्साइम पॉसिबल करेगा, तो नहीं,
यहाँ पर आपके जो ऑक्साइम्स हैं वो पॉसिबल नहीं होंगे। हाउ मेनी का मतलब यहाँ पर एक भी ऑक्साइम बनेगा, लेकिन उसके आइसोमर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, हाउ मेनी सिन और एंटी ऑक्साइम्स ना, आई थिंक यहाँ पर आइसोमर्स मिसिंग है। हाउ मेनी सिन एंड एंटी ऑक्साइम्स, नहीं सिन और एंटी आइसोमर ऑक्साइम या ऑक्साइम आइसोमर जो भी है उसे देना चाहिए था, इन कंपाउंड्स के बनेंगे, तो यहाँ पर एक ही बनेगा ये। ब्यूटेन टू ऑन का आप मुझे बताना बना के, क्योंकि इसके कितने बनेंगे, 1 बनेगा, 2 बनेगा, किस तरीके से बनेगा मुझे बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये आपका जीमेन 2015 का क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और मुझे लगता है इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। अब आपको सिस्ट्रांस इजेड पहचानना बहुत आराम से आ गया है। पहचानना, मुझे कमेंट बॉक्स में सारे आंसर देना, जितने क्वेश्चन तुमको दिया आलस मत करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।